जहाँ तक कसाब का उसका सवाल है, ये बात सही है। हमारी टीम ने इंट्रोगेट किया था, मैंने भी खुद उसको कसाब को बातचीत की थी। जो बात उसने कह रहा, जो बात वो कही थी, उसने कह रहा था उस पर, चूंकि कुछ चीज़ें जो वेरीफाइबल थी, जो तुरंत लग रहा था, जैसे उसने बताया कि वहाँ पर उसने करीब 2-3 किलोमीटर पानी के अंदर उसने एक डिग्गी, वो जो लोकल फिशरमैन है उसको मारा, उसको पकड़ा, तो वो तुरंत के तुरंत जा करके वो वेरीफाई हो गया, सचमुच वहाँ उसकी डेड बॉडी मिली, वो बोट भी मिली। फिर उन्होंने किस तरह से वो इन्फ्लेटेड बोट में आए थे, वो इन्फ्लेटेड बोट मिली। तो ये तो वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन थी। कि आप जब उससे मिले थे, थोड़ा सा भी रिग्रेट, इतने लोगों को उसने मारा था, थोड़ा सा भी रिग्रेट उसके अंदर महसूस आपने किया कि उसको बचतावा हो रहा था, या फिर उसको ये चीज़ का बचतावा था कि वो पकड़ा गया, अभी वो मरने वाला है, उसको सज़ा सुनाई दी जाएगी? आपका उससे क्या बातचीत हुआ था सर? नहीं, उसको मुझे कोई रिग्रेट नहीं था उसको। पहले तो होता, मुझे तो ऐसे ही पकड़ लिया है, मेरा तो कुछ उसमें था ही नहीं, क्योंकि वो दाऊद का आदमी था और उसने पूरा उसकी बातों से हम हैरान थे कि जब वो दुबई में कोई भी किसी के पास भी अगर मैसेज भेजें और दुबई में कोई प्रोग्राम वो कर रहे हैं, तो यहाँ के उनको एक्टर एक्ट्रेस या डायरेक्टर उनको जाना ही है। वो तो ये कहता था कि पूरा बॉलीवुड ही, जब भी हम कहेंगे अगर कुछ तो इसमें ऐसे हैं कि हम, अगर मैं कहूँगा कि आप मेरे से फ़ोन बात करा दीजिए, 24 घंटे में जहाँ कहूँगा वहाँ पर आकर मुझसे मिलेंगे। मैंने कहा डर है कि डर से ज़्यादा दोस्ती है खान के साथ, वो पर्टिकुलर इंसान के साथ। हाँ, तो मैं जानना चाहता था कि अगर ये नहीं तो कसम इसके जो साथीदार हैं उनके खिलाफ कम से कम हम कुछ केस वेस बना सकें। तो उसके सिलसिले में मैंने उनसे काफ़ी कोशिश करने के बाद में वो मेरे से मिलने के लिए तैयार हुए। राकेश रोशन जी? हाँ, तो मैं जाकर उसके पास वैनिटी वैन में उनसे जाकर मिला, तो उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ के बोला कि साहब आप, मैं भूल गया हूँ, आप ये मान लीजिए मेरे ऊपर फायरिंग हुई नहीं और कोई केस भी नहीं है, मैं किसी भी तरीके से आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई ये मेरा सहयोग नहीं है, ये हम सहयोग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री या जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, उनके ऊपर किसी किस्म का जो, अब ये ठीक है अभी अबू सलीम है, कोई दूसरा अबू सलीम पैदा होगा, वो तो जेल में है, नहीं बाहर आएगा, लेकिन जब तक लोगों को इस ऐसे काम की सज़ा नहीं मिलेगी, पकड़े नहीं जाएंगे, तो तब तक ये सब चीज़ें बंद नहीं होंगी। तो आप कोऑपरेट कीजिए, आप हमको बताएंगे तो फिर उसी आधार पर हम जो उसके बाकी एक्म्प्लिसेस हैं उनको पकड़ गए। तो उसने कहा साहब देखिए ऐसा, मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी, मेरे ऊपर आपको पता है, मुझे पैसे देने के लिए बोलेगा, तो ये सबको पता है, और मैं अब किसी उसमें पढ़ना नहीं चाहता। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है, उन दिनों गुजरात के सीएम जब थे, आपने उनके खिलाफ एक अटैक होने से भी आपके एटीएस यूनिट ने कुछ, आई थिंक कहीं से तो कुछ वेपन्स वगैरह उनको मिला था, जहाँ से जिनका मेन प्लान था कि मोदी जी को एंड कुछ और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स को, गुजरात को असैसिनेट किया जाए, ऐसा कुछ प्लान था सर? वो क्या कहानी है? देखो ऐसा है कि हमको जो इंटेलिजेंस आई थी वो ये आई थी कि जो महाराष्ट्र के थ्रू, साउथ से महाराष्ट्र के थ्रू कुछ वेपन्स, मॉडर्न वेपन और एक्सप्लोजिव गुजरात में ट्रांसफ़र होने वाले हैं। हाय, आई एम केपी रघुवंशी, मैं आईपीएस अधिकारी 1980 बैच का महाराष्ट्र कैडर। मैं आज शुभजीत घोष के सामने मेरी जो 35 साल की जर्नी है उसके बारे में चर्चा की। इन्होंने कुछ घटनाओं के बारे में मेरे से चर्चा की, कुछ तथ्य जाने, और जो भी मेरे एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं इस 35 साल के करियर में, उनका मैंने जनता के लिए शेयर किया शुभजीत घोष के साथ में। और आप मुझे जब भी आप इसको देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको थोड़ा ये पसंद आएगा, शुभजीत घोष का जो इंटरव्यू है। धन्यवाद। Hello and welcome to another interesting episode of Cop on Top, and
truly privileged, truly honored. मेरे साथ एक legendary personality यहाँ पे बैठे हुए हैं. I'm talking about the one and only KP Raghuvanshi sir over here. सर के बहुत सारे deliverables रहे हैं as he has served in the Mumbai and Maharashtra police for over 35 years. That's a long period of time. He served as the ATS chief of, he served as the ATS chief as well. And दो बार वो भी in fact 26/11 का जब अटैक्स हुआ था, हेमंत करकरे जी जब गुजर गए थे, ओवरनाइट ही वाज पोस्टेड अगेन एज द चीफ ऑफ ATS. तो सर से हम बहुत सारी कहानियां आज सुनने वाले हैं, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल कॉन्वर्सेशन फॉर एवरीबडी. एंड सर का जो बुक भी है ट्रबल शूटर, जो ऑथर एंड रिनाउंड जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित जी ने लिखा है, वो भी आप ऑलरेडी फ्रेम में देख सकते हो. इफ यू वांट यू कैन गेट योरसेल्फ अ कॉपी ऑफ दैट एज वेल. सो इट्स गोइंग टू बी अ डिटेल कॉन्वर्सेशन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सर स्वागत है सबसे पहले आपका. थैंक यू सो मच. मैं कॉन्वर्सेशन वही से चालू करना चाहूँगा जो सर मेरा इंट्रोडक्शन रहा है. पूरे भारत के लिए 26/11 सर वाज अ ह्यूज जोल्ट, राइट? वो एक ऐसा चीज़ है जो कोई भूल नहीं सकता. किसी ना किसी तरीके से किसी को कुछ ना कुछ ठेस या चोट पहुँचा है, राइट? वैसे नाइटमेयर ऑफ अ नाइट में जब हेमंत करकरे जी, जो आई बिलीव 7-8 मंथ से कुछ ATS चीफ रहे थे बीच में, वो गुजर गए, यू वर इमीडिएटली reinstated as the ATS chief on 26th night itself, right? Yes. So basically 26/11 चला तो 27th and 28th तक चला till NSG commandos took over. तो 26th night when you were reappointed, what was running in your mind and how did you handle your own calm as well as the entire Mumbai police and the ATS back then for the next 2 days? देखो 26/11/2008 को आप समझ लीजिए करीब 17-18 साल हो गए. लेकिन मेरे जहन में वो रात जो है अभी भी उसी तरह से, जब भी मैं सोचता हूँ वो ऐसे ही सामने आ जाती है. ये बात सही है कि मैं 2004 से लेकर के जब ATS फॉर्म हुआ पहले दिन से मैं उसमें था, और करकरे साहब कुल 6-7 महीने थे. लेकिन जब ये घटना हुई तो उस टाइम मैं एडिशनल DG रेलवे था, और एडिशनल DG रेलवे की कैपेसिटी में जब ये 26/11 को 9-9:30 बजे के आसपास जब मुझे अचानक से फ़ोन आता है किसी पत्रकार का कि साहब वहाँ VT पर कुछ फायरिंग हो गई है, तो मैंने कहा अच्छा. मैं बोलता हूँ रेलवे पुलिस कमिश्नर को, अशोक कुमार शर्मा जी इस पुलिस कमिश्नर थे रेलवे के. तभी मुझे दूसरा फ़ोन आता है कि साहब वहाँ तो गैंगवार हो गई है, और वो तो फायरिंग हो रही है, कई लोग मर गए हैं. तो आई वाज शॉक्ड कि VT पर गैंग फायर. मुंबई में तो अंडरवर्ल्ड ख़त्म हो गया, गैंगवार भी ख़त्म हो गई. लेकिन मैं तुरंत फिर, चूँकि मेरे पास उस टाइम गाड़ियाँ वहीं Z+ सिक्योरिटी थी, गाड़ी तैयार हमेशा रहती थी, मैं तुरंत उसमें बैठ के चला, और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा कि हो क्या रहा है. मैं अपना फ़ोन लगाना चाहता था, लेकिन मेरा फ़ोन कंटिन्यूसली बज रहा था, किसी का फ़ोन आ रहे थे. बड़ी मुश्किल से जब मेरा फ़ोन लगा तो मुझे पता लगा कि वहाँ VT स्टेशन पर अंदर और बाहर लाशें का जो ये समझो कि ढेर लग गया है, ऐसा मुझे किसी ने बताया. तो मैंने तुरंत रेलवे पुलिस कमिश्नर शर्मा साहब को कहा कि आप जाओ, मैं भी आ रहा हूँ. तो मैं जब वहाँ जाके पहुँचा, और वहाँ अगर आपने देखा हो जो लास्ट क्लिप करकरे के साहब की दिखाई देती है, वो हज हाउस के सामने की है, जब वो जैकेट पहन रहे थे और हेलमेट लगा रहे थे. तो मैं उसके सामने जो ग्रीन शर्ट में वो मैं हूँ. मैं CP ऑफिस के सामने से होता हुआ पहुंचा, और करकरे साहब से करीब 1 मिनट या आधा मिनट पहले ही पहुंचा था. सामने लोगों ने हाथ करके रोका, सामने फायरिंग हो रही है. तो मैं रुक गया, मैं उनसे बात ही कर रहा था कि तभी ऊपर से वो करकरे साहब दादर में रहते थे, वो वहाँ पर पहुँचे. हम दोनों, उन्होंने मुझे देखा तो वो मेरी तरफ आ रहे थे, तभी उनका फ़ोन कंटिन्यूसली, आपने देखा वो कंटिन्यूसली फ़ोन पर थे. वहाँ पर हम लोगों का ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि VT पर अटैक हुआ है, VT पर ये कुछ तो भी बड़ा हादसा हुआ है जिसमें लाशें गिरी हुई हैं. लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि बाकी और जगह भी चल रहा है. तो जब मैं उसी बीच में मेरी DG अनामी राय साहब से बात होती है, उन्होंने बताया कि VT नहीं, ताज पर भी चल रहा है, ओबेरॉय पर भी चल रहा है, चबाड़ हाउस पर भी चल रहा है, लियोपोल्ड पर भी चल रहा है. तो आई वॉज अंडर शॉक, ये हो क्या रहा है. करकरे साहब सीधा उधर कामा उस टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग की तरफ चले गए, और चूंकि मैं एडिशनल DG रेलवे की कैपेसिटी में, मैं तुरंत VT पे चला गया. मैं जैसे आपको मैंने बताया कि वहाँ जाकर जो मैंने मंजर देखा, और हमारी जो टीम ऑलरेडी वहाँ पर थी VT स्टेशन पर, रेलवे पुलिस की, इनफैक्ट RPF के लोग भी थे और भी थे.
तो वो तुरंत वहाँ उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का व्यवस्था कर रहे थे, जैसे तैसे करके जो भी कुछ मिल रहा था। तो मुश्किल से 15-20 मिनट या आधा घंटा हुआ होगा, तभी मुझे किसी ने आकर के बोलते वहाँ से कि पुलिस स्टेशन के अंदर से, वहाँ टीवी चल रहा था, कि साहब अचानक से वो हाथ के साहब, वो कामटे साहब को गोली लग गई है। अशोक कामटे जी? हाँ, अशोक कामटे जी। तो मैंने कहा कामटे साहब तो वो उधर ईस्ट रीजन में वो कहा गए। तो फिर उसने आके कहा साहब वो सालस्कर साहब को भी गोली लग गई है और करकरे साहब को भी गोली लग गई। अरे मैंने कहा करकरे साहब अभी आधा पौना घंटा पहले तो मैंने वहाँ, हम लोग हज हाउस के सामने साथ थे। मुश्किल से फिर और आधा घंटा हम लोग अपने उसमें लगे हुए थे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते, क्योंकि पता चल रहा था हर जगह पर हो रहा है। तो मेरा तो जुरिडिक्शन रेलवे था, तो तभी मुझे अचानक से मैसेज आता है, फ़ोन आता है डीजी साहब का, नमिराज साहब का, कि तुम जो है तुरंत डीजी ऑफिस आ जाओ और एटीएस का चार्ज लो, तो एकदम एटीएस का चार्ज लेना है। तो इसका मतलब मैंने सोचा कि जो सबसे बड़ी चीज़ न्यूज़ है अब एटीएस का चार्ज लेना है, का मतलब ये है, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम डीजी ऑफिस आ जाओ। मैं डीजी ऑफिस पहुंचा ही था, तभी पता लगा कि वहाँ पर तो करकरे साहब भी और सालस्कर साहब भी और ये कामटे साहब भी, ये तीनों नहीं रहे। ये उसमें होते होते अब समय का देखो ऐसा होता है, जब वो आपने उसी टाइम वो सामने सब लोग देख रहे थे, टीवी में भी दिखाया जा रहा था ताज में जलने आग लगने की, वो जो गुंबद है उसको। तो मैं उस टाइम इसी उसमें था कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त ये तक नहीं पता लग पा रहा था, शुरू में 1-1.5 घंटे तक तो कम से कम नहीं लगा रहा था कि कितनी जगह पर ये अटैक हुआ है और जिस तरह से वो आग की लपटें थी। और मैं आए बा शौक, तो मैं तुरंत जो भी था, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारा, वहाँ पर हमारी पहले क्यूआरटी थी, पता लगा क्यूआरटी तो जगह जगह पर वो उसके कोई 2-4 आदमी ताज में हैं, 2-4 ओबराय में हैं, इस तरह से वो सब था। तो उस वक्त का से लेकर के और नेक्स्ट 72 आवर्स तक, अर्ली मॉर्निंग में फिर होते होते एनएसजी दिल्ली से आ गई थी, दोनों होटल, क्योंकि आपको मालूम ही है कि वीटी से जो चले गए थे कसाब वगैरह, वहाँ से मंत्रालय के सामने से, मंत्रालय के पीछे से होते हुए और ओबराय के बाजू से होते हुए वो तो सीधे वहाँ पर जो चौपाटी है वहाँ पर वो कसाब तो पकड़ा गया था। तुकाराम ओमले जी ने पकड़ा। हाँ, तुकाराम ओमले जी ने अपनी जान की बाजी लगा करके उनको जो एक तरह से एक जकड़ के पकड़ लिया था, इस कारण से वो जिंदा बच गया। और बाकी जो लोग थे वो 2 जगह पर, ताज में और ओबेरॉय में, उन्होंने अपनी सेफ पोजीशन ले ली थी। उन रात में जितना भी डैमेज था वो ज़्यादातर उन इनिशियली उसी रात को हो गया था, बाकी वहाँ से रख करके, आपको याद है उन्होंने एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान को कैद सा कर दिया था। सही मायनों में ये टेररिस्ट अटैक नहीं, बल्कि ये तो वार थी, वॉर था, वॉर। जिस तरीके से उन्होंने वेपन्स लेके आए थे और ग्रेनेड्स उनके पास थे, एक्सप्लोजिव उनके पास थे, और जिस तरह से उन्होंने अंधाधुंध फायर की थी, जिसमें 100 तीनों जगह, चारों से 5 जगह मिला करके 170-80 के आसपास लोग मारे गए थे और 700-800 लोग इंजर्ड हुए थे। और सबसे बड़ी जो बात है, आपने देखा होगा कि पूरा हिंदुस्तान टीवी के सामने ऐसा बैठ गया था, सारे मूवमेंट बंद हो गए थे, लोगों का हर के आदमी ये जानना चाहता था चल क्या रहा है। और एनएसजी जैसी ट्रेन फोर्स को उनको एलिमिनेट करने में, उनको करने में मोर देन 72 आवर्स लग गए थे। तो वो जो समय था बड़ा कठिन समय था। और जब 72 घंटे बाद में हम लोग होटल में, जब वो कंप्लीट डिक्लेयर हो गया कि हाँ होटल अब वो टेररिस्ट फ्री हो गया है, तो ताज और ओबेरॉय दोनों होटल में जो जाके देखा, लोग जो हैं अपनी जान बचाने के लिए टेबल्स के नीचे घुसे हुए थे और वहीं पर उनको गोली मारी गई थी। तो उनकी बॉडी भी आप जानते हैं स्वेल हो जाती है, तो उसमें कुछ जगह की डेड बॉडीज तो उनको फंसे हुए थे, उनमें से निकाल करके वो एक मतलब आप ये कहिए अकल्पनीय वो था। हादसे बहुत देखे थे, लेकिन इस कदर इस तरीके से, जैसा मान लीजिए रेलवे ब्लास्ट है, रेलवे ब्लास्ट के भी 2006 के रेलवे ब्लास्ट भी मैंने देखे हैं,
उसमें तुरंत जो कुछ हो जाता है वो हो गया 5 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद आफ्टर इफेक्ट तुरंत आफ्टर इफेक्ट रहते हैं। उनको जो भी इंजर्ड होते हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, जो बाकी लीगलिटी है। लेकिन ये तो 72 आवर्स तक कंटिन्यूस चलने वाला ऑपरेशन था, और उसमें ये भी नहीं क्लियर, हालांकि जो कसाब पकड़ा गया था उससे जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे सिक्योरिटी एजेंसीज को ये क्लियर हो गया था, करीब करीब क्लियर हो गया था कि ये लोग जितने भी थे, कुल मिलाकर 10 लोग थे, किस तरह से आए थे, क्या थे, वो जिस रास्ते से, वो इन्वेस्टिगेशन में तो बाकी सब पता लगा। लेकिन उस वक्त ये जरूर था कि बिल्कुल मुंबई जो हिंदुस्तान की धड़कन कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, उसको इस कदर सफ़र करना पड़ा, और नतीजा ये है कि पूरे हिंदुस्तान को सफ़र करना पड़ा। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। इतने साल गुजर जाने के बाद में भी वो मेरे सामने इस तरह से आता है कि मन दहल जाता है। इनफैक्ट सब लोग समझते ही थे कि पाकिस्तान हमारे देश को इकोनॉमिकली फिनेंशियली हिट करना चाहता था, विच इज़ वाई उन्होंने मुंबई चूज़ किया। सर, मैं थोड़ा सा, आपने जब कहा कि कसाब जब पकड़ा गया, तुकाराम ओमले जी ने जब उसको पकड़ा, उस टाइम पे ATS बोलिए सर, आप बोलिए, या फिर आपके साथ जो भी बाकी ऑफिसर्स थे, जब आप लोग इंटेरोगेट कर रहे थे कसाब को, उस पर यकीन करना कितना डिफ़िकल्ट था? बिकॉज वो तो झूठ भी बोल सकता था, वो बोल रहा है कि 10 लोग आए हैं, हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन छुपा रहा था। दूसरा पॉसिबिलिटी शायद ये भी हो सकता था कि शायद उसको खुद को पाकिस्तान के हैंडलर्स ने सब सही चीज़ नहीं बताया, उसको जो पता है वो वही बता रहा है, असलियत में कुछ और है। तो जब आप लोग कसाब को इंटेरोगेट कर रहे थे, कितना डिफिकल्ट था उस पर यकीन करना एंड इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना? देखिए, ये केस जो है, जब ये घटना घटित होगी, मैंने आपको बताया कि मुझे तो तुरंत ही आदेश मिला था कि मैं ATS का चार्ज लूँ, क्योंकि मैं एडिशनल DG रेलवे था, तो मेरे पास एडिशनल चार्ज था जी। तो ATS उससे पहले से ही मालेगांव जो ब्लास्ट हुए थे उसके इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। तो ये जो केस जो है, चूँकि मैं एडिशनल DG रेलवे की कैपेसिटी में मेरा जुरिडिक्शन था, लेकिन वो केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन आगे क्राइम ब्रांच ने किया था। लेकिन चूँकि रेलवे में भी अटैक हुआ था, तो और वो हमारा बाद में केस मर्ज कर दिए गए, तो बेसिकली इस केस को, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया क्राइम ब्रांच ने। ATS और NSG और मुंबई पुलिस ये बाकी ऑपरेशंस में लगी हुई थी। लेकिन हाँ, जहाँ तक कसाब का उसका सवाल है, ये बात सही है, हमारी टीम ने इंट्रोगेट किया था, मैंने भी खुद उसको, कसाब को बातचीत की थी। जो बात उसने कह रहा, जो बात वो कही थी, उसने कह रहा था, उस पर चूंकि कुछ चीज़ें जो वेरीफाइबल थी, जो तुरंत लग रहा था, जैसे उसने बताया कि वहाँ पर उसने करीब 2-3 किलोमीटर पानी के अंदर उसने एक डिग्गी, वो जो लोकल फिशरमैन है उसको मारा, उसको पकड़ा, तो वो तुरंत के तुरंत जा करके वो वेरीफाई हो गया, सचमुच वहाँ उसकी डेड बॉडी मिली, वो बोट भी मिली। फिर उन्होंने किस तरह से वो इन्फ्लेटेड बोट में आए थे, वो इन्फ्लेटेड बोट मिली, तो ये तो वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन थी। लेकिन जो उसका जो पिछली जो वो थी, कैसे उन्होंने टारगेट आइडेंटिफाई किए थे या कैसे उनको ट्रेनिंग दी गई थी, वो सारा चीज़ जो है उसमें धीरे धीरे वो सब कुछ सामने आया। और ये ऑपरेशन जो पाकिस्तान है, इसको 2 साल पुरानी तैयारी थी। इसमें 2 साल से इस तरह का अटैक करने के लिए 60-70 जवानों को उन्होंने, इस तरह के रेडिकलाइज यूथ्स को किस तरह से ट्रेन किया था। उसमें शॉर्ट लिस्ट करते करते पहले 25-30 शॉर्ट लिस्ट किए, फिर आखिर में आकर के जो टारगेट थे वो टारगेट भी कम किए गए, पहले टारगेट भी ज़्यादा थे, और कुल मिलाकर के फिर 10 लोगों को इस तरह से तैयार किया गया था कि वो समुद्र में 2 दिन 4 दिन जरूरत पड़े तो उस हिसाब से रह सकें, क्योंकि उनके पास जो ड्राई राशन था, जो आप इसको प्रोटीन रिच या रिच फूड, वो किशमिश, मुनक्का और ये काजू बादाम, ये सब उनके उसमें उन हैबरसैक में, उसी में वो सब लेकर उसी हिसाब से चले थे कि ज़रूरत पड़ने पर वो ज़्यादा समय तक वहाँ पर सर्वाइव भी कर सकें। तो उन्होंने तो उसको एक तरह से समुद्र में, पानी में, और ये बात भी उनको क्लियर थी, चूँकि अगर उसकी बैकग्राउंड आप कसाब के देखें तो वो एक इतने गरीब परिवार का लड़का था। बाद में आपने देखा हो, कुछ मीडिया उनके घर भी गए थे, कई लोग उनके घर में भी पहुंचे थे। वहाँ जाने के बाद पता लगा उसको केवल मतलब मेंटली जो रिलीजन के नाम पे जो ब्रेन वॉश उसको करके, और इन लोगों को पता था कि यहाँ आने के बाद में उन लोगों को मरना ही है, दूसरा अब इतने सब करेंगे तो मरना ही है। आप ये देखिए समय क्या सेलेक्ट किया गया था।
वो इकोनॉमिकली तो हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की है ही, साथ साथ साइकोलॉजिकल भी। आप ये देखो कि 1 घंटे के अंदर अंदर और क्राउडेड टाइम पर आप ये देखो शाम को वीटी स्टेशन पर किस तरह से भीड़ रहती है, होटलों में, चाहे वो लियोपोल्ड हो या ताज हो, वो टाइम होता है एक्टिविटी का, लोग आते हैं जाते हैं खाना खाने के लिए। तो ये जितने भी सेलेक्ट किए गए थे उस हिसाब से सेलेक्ट किए गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा फियर हो। और यही कारण है कि उसके बाद में, उससे पहले भी और उसके बाद में और ज़्यादा हम लोगों को, गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है, कितना पैसा जो टारगेट हार्डनिंग पर लगाना पड़ा। जो जितने भी 6 आइकॉनिक प्लेसेस हैं या वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उन पर सिक्योरिटी पे, कहीं बुलेट प्रूफ, एंटी एक्सप्लोजिव प्रूफ, एंटी एक्सप्लोजिव प्रूफ दीवारें या और भी चीज़ें, तो सिक्योरिटी पर इतना खर्च करना पड़ा। प्लस जो साइकोलॉजिकल है कि भाई हिंदुस्तान में, चूँकि उस टाइम कुछ फॉरेनर्स भी मारे गए थे अगर आप यहाँ तो जो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट होता है तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए डर रहे कि भाई मुंबई या हिंदुस्तान इतना सेफ नहीं है कि मुंबई में जो आइकॉनिक होटल्स हैं, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, और ताज और ओबराय जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं कन्वीनियंट के हिसाब से, और वैसे भी तो वहाँ पर उनको इतना इनसिक्योर साबित कर दें दुनिया के सामने कि लोग इवन इन्वेस्ट करते हुए भी डरे कि भाई हिंदुस्तान सेफ नहीं है। तो ये एक बहुत वो जो था ना कि डायरेक्ट लड़ाई में तो कभी पाकिस्तान जीत नहीं सकता, लेकिन इस तरह से ऐसे वुंड करते रहे ताकि पीछे से हमला हमेशा रहे। आपने सर जब कसाब से इंटरोगेशन किया, आप जब उससे मिले थे, थोड़ा सा भी रिग्रेट, इतने लोगों को उसने मारा था, थोड़ा सा भी रिग्रेट उसके अंदर महसूस आपने किया कि उसको बचतावा हो रहा था, या फिर उसको ये चीज़ का बचतावा था कि वो पकड़ा गया, अभी वो मरने वाला है, उसको सज़ा सुनाई दी जाएगी? आपका उससे क्या बातचीत हुआ था सर? नहीं, उसको मुझे कोई रिग्रेट नहीं था उसको। पहले तो वो था मुझे तो ऐसे ही पकड़ लिया है, मेरा तो कुछ उसमें था ही नहीं। फिर वो ऐसे, अगर आपने जो इंटरेस्टिंग जो इसका जो पहलू है वो भी समझना चाहिए लोगों को, वो ये है कि इन सब लोगों के पास जो आइडेंटिटी कार्ड थे वो सब आइडेंटिटी कार्ड नकली और हिंदू नाम से बना करके सबको दिए गए थे। हिंदू नाम मतलब इंडियन? हिंदू इंडियन, उनके एड्रेस भी उसी तरह से, और उनके हर के हाथ में कलेवा जो होता है ना, जो धागा बांधते हैं जो पूजा वूजा करने के वक्त, तो सबको ये इंप्रेशन लगना चाहिए। अगर मान लीजिए कसाब जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो ये सारा का सारा अटैक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है या ये किस तरह से आए थे ये पता नहीं लगता। और चूंकि मालेगांव केस में वो हिंदू टेररिज्म और सेफरन टेररिज्म का सब इतना वो चल रहा था, तो सबको यही लगता कि ये हिंदू टेररिस्ट थे, इन्होंने ये सब किया है। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ाइन था। ये अगर मान लीजिए, ये तो बहुत एक तरह से कहा जाए कि ओमले साहब ने अपनी जान लगा करके और इसको जिंदा पकड़ करके इतना बड़ा हिंदुस्तान के ऊपर और पुलिस के ऊपर एक कर्ज किया है, एहसान किया है कि हम लोगों को सही बात का पता लग गया। अदरवाइज़ तो अगर ये सही नहीं पता लगता तो बिल्कुल इस केस का सही में क्या अंजाम होता और क्या इसका डिटेक्शन होता ये पता ही नहीं लग पाता। सर एटीएस, जब आप उसके बाद 2010 तक अब एटीएस के चीफ थे, राइट? उसके बाद का भी कहानी पे हम आएंगे, बट 2008 जब ताज़ा वो चीज़ हुआ था नवंबर में, से लेके 2010 तक जब आप एटीएस चीफ थे, ताकि वैसा 26/11 ऑन ना हो, आपने आपकी टीम के साथ क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स किए थे मुंबई महाराष्ट्र को सिक्योर और बनाने के लिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास एडिशनल चार्ज था, तो जिसके कारण से मेरे पास रेगुलर चार्ज रेलवे का था, लेकिन वो चार्ज मेरे पास होता रहा। तो लोगों ने, जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो लोगों के दिमाग में भी आया कि भाई रेगुलर एटीएस का चीफ भी नहीं रहा, और लोगों ने पिटीशन हाई कोर्ट में डाल दी। उसमें कहा कि रेगुलर एटीएस चीफ का पोस्टिंग गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो हियरिंग में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसने यहाँ तक कह दिया कि साहब उसमें एटीएस में कोई आने को तैयार नहीं है।
तो फिर हाई कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग वर्डेड डायरेक्शन दी गवर्नमेंट को कि 10-15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर आप ATS चीफ हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, चूंकि वो पोस्ट जो है ना IG लेवल की पोस्ट थी और मैं एडिशनल DG ऑलरेडी था, एडिशनल DG रेलवे में, तो गवर्नमेंट ने वो पोस्ट अपग्रेड कर मुझको फिर रेगुलर पोस्ट कर दिया। तो करीब जून के महीने में या मई जून के महीने में मुझे फिर वापस रेगुलर पोस्ट कर दिया उसके। और उसी बीच में चूंकि भले ही मेरे पास एडिशनल चार्ज हो, लेकिन सरकार या महाराष्ट्र पुलिस इस बारे में चूंकि ये घटना दोबारा नहीं हो, तो उसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट कदम उस टाइम उठाए गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहले तो ये कि जो अनुभव था कि 9:30-10 बजे की घटना है, लेकिन NSG को एक्चुअल ऑपरेशन आने में करीब 10-12 घंटे लग गए। दिल्ली से आए थे वो लोग, दिल्ली से आए थे, आते हुए फिर लोकेशन पर पहुंचना। तब उससे पहले मुंबई पुलिस ने चारों तरफ से उसको होटलों को उस हिसाब से कर दिया था, कन्फाइन कर दिया था कि कोई बाहर न भाग पाए। लेकिन एक्चुअल ऑपरेशन अंदर जाके ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो उसके लिए ट्रेन फोर्स चाहिए थी। तो उसको ये करके अगर मान लो वापस इस तरह का होता है, तो महाराष्ट्र में एक फोर्स तैयार की गई, फोर्स 1। उसमें फोर्स 1 बिल्कुल NSG की लाइन पर उसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है, उसी तरह से सब सुख सुविधाएं भी है, उनका अलग से ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है, अलग बिल्कुल एक फोर्स की। तो अगर आज इस तरह का हादसा होता है तो फोर्स 1 विद इन नो टाइम वहाँ पर पहुँचने की स्थिति में है। उसी हिसाब से फिर जो अलग अलग बड़े बड़े शहर हैं जी, पर्टिकुलरली बड़े बड़े शहर, चाहे मुंबई हो या पूना हो या नागपुर हो, थाने हो, वहाँ पर QRTs लोकल पुलिस की बनाएगी, क्विक रेस्पॉन्स टीम, डेडिकेटेड टीम हमेशा तैयार, उनके पास सब मॉडर्न वेपन्स ये। और उसके साथ साथ जो कोस्टल सिक्योरिटी है, कोस्टल सिक्योरिटी पर बहुत स्पीड बोट्स और एम्फीबियन व्हीकल और इंटेलिजेंस का स्पेशल रिक्रूटमेंट किया गया इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए। तो उस हिसाब से जो पॉसिबल था। और सॉरी, हाँ बीजिए ना सर, बिल्कुल। उस हिसाब से जो नेसेसरी कदम चाहिए थे इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए, टारगेट हार्डनिंग करने के लिए, और विशेष बजट गवर्नमेंट ने पुलिस को दिया था कि उसमें जो इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने के लिए, गाड़ियाँ अच्छी स्पीड, अच्छी गाड़ियाँ, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने उसको रीएनफोर्स किया है। और आई एम श्योर, पहले तो बात है इस तरह का कोई कदम, ऐसा कोई इस तरह का घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप जानते हैं टेररिज्म के बारे में, इसका इज द लिमिट। आप सोचते कुछ है, तैयारी एक तरह की करते हैं और टेररिस्ट का दिमाग दूसरे तरीके से चलता है। कभी किसी ने सोचा था कि 9/11 जैसा वहाँ एरोप्लेन भी मिसाइल की तरह इस्तेमाल करके टेररिस्ट और ट्विन टावर को गिरा सकते हैं? तो ये कहना कि बिल्कुल ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, ऐसा तो कहना मुश्किल है। बट डेफिनेटली अगर इस तरह का होता है तो महाराष्ट्र पुलिस का या इंडियन पुलिस का या मुंबई पुलिस का रेस्पॉन्स निश्चित रूप से पहले के मुकाबले बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आप जब 2004 में जब ATS स्टार्ट हुआ था अगेन, इसके पहले वाला जो ATS वो डिसमेंटल हो गया था, फिर 2004 में जब ATS ये हुआ था, यू ओनली स्टार्टेड एंड यू ओनली टुक ओवर एज द चार्ज, राइट? तो क्या क्या चीज़ें थे जो पहले वाला जो ATS था, जो आई थिंक AA खान साहब ने किया था, व्हाट डिड यू इंश्योर आपके तरफ से कि ऐसा कुछ ना हो कि उस ATS की तरह ये भी ऐसे बंद हो जाए, ऐसा कुछ? हालांकि हमारे देश में जो कंडीशन था 2006 में, आपके ट्रेन ब्लास्ट हुए और भी लगातार कुछ ना कुछ मुजाहिदीन कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, तो ATS ऐसे बंद होने का तो सवाल हो ही नहीं रहा था। बट आपको कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस बोले गए थे कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वरना वापस ATS डिसमेंटल किया जाएगा, ऐसा कुछ आपको कहा गया था सर? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। इनफैक्ट जब ये हुआ तो मैं IG ATS था, IG कोंकण रेंज था जी। तो वहाँ रहते रहते मुझसे पूछा गया कि क्या आप ATS में आने को तैयार हैं? मैंने कहा ATS तो है ही नहीं। कहले नहीं, ATS बनाना भी आपको है और खड़ा करना है। तो उसमें गवर्नमेंट ने, मैंने हाँ बोल दी, तो मेरे हाँ कहने के बाद में गवर्नमेंट ने एक GR निकाल दिया विद इन 24 आवर्स। तो उसमें 2 DIG पोस्ट किए, एक IG मैं हेड था, IG लेवल का पोस्ट थी, और 2 DIG, 2 SP और करीब 16 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इस तरह से। और उसका जुरिडिक्शन पूरा महाराष्ट्र था।
पूरे महाराष्ट्र के लिए एक एसपी और डीआईजी लेवल ऑफिसर या एडिशनल सीपी डीसीपी लेवल मुंबई के लिए, और एक रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। तो मेरे सामने चुनौती ये थी कि जो मुंबई पुलिस वो एटीएस क्रिएट हो रहा है, वो हो तो क्रिएट रहा है मुंबई पुलिस की स्ट्रेंथ पर, बिल्कुल, और मेरा जुरिडिक्शन है पूरा महाराष्ट्र। हाँ, तो ये काम कैसे करेगा, मैं रिपोर्ट किसको करूँगा? मुंबई पुलिस के लिए, मुंबई जुरिडिक्शन के लिए मैं सीपी को रिपोर्ट करूंगा, और जो मुंबई छोड़ कर है वो मैं डीजी को रिपोर्ट करूंगा। तो डुअल रिपोर्टिंग और डुअल ये, और फिर रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? तो रिसोर्सेज का वो है, चूँकि वो मुंबई सिटी पर क्रिएट किया था। ये मैं यहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि मैंने एसटीएफ में भी बनाया है, और एसटीएफ आपके याद हो श्री कृष्णा कमीशन जब बना तो एसटीएफ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था रिसोर्सेज के मामले में। लेकिन जब एटीएस बना तो एटीएस में मुझे रिसोर्सेज की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो उस टाइम पुलिस कमिश्नर थे एएन रॉय, उन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट दी, और जो भी चाहिए था ऑफिस बनाने के लिए, उसमें जो फर्नीचर लगाना है, इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी का है, ऑफिसर्स का है। हालांकि केवल आपको आश्चर्य होगा कि जो जीआर था बड़ा ही अजीब सा जीआर था, उसमें डीआईजी दे दिए, एसपी दे दिए, एसीपी नहीं थे, कांस्टेबल नहीं थे। तो अगर मान लीजिए कोई केस इन्वेस्टिगेट करेगा, कुछ केसेस ऐसे थे एमसीओसी है, उसमें एसीपी मिनिमम डिप्टी एसपी लेवल ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है, तो वो बिना सैंक्शन के ही अटैच कर दिए थे। कांस्टेबल्स थे, कोई भी कांस्टेबल सैंक्शन नहीं किया था, तो वो मुंबई पुलिस से ले लिया था। फिर मेरे, चूँकि मैं मुंबई पुलिस में, तो हमने शुरू कर दिया एटीएस। अब सवाल यह है कि चूँकि इस तरह की घटनाएं तो पहले भी और जगह भी हो चुकी हैं, तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का क्या, बिकॉज एटीएस तो पूरे महाराष्ट्र में था। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि जो इम्पोर्टेंट जगह है वो सारा का सारा गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर छोड़ दिया था। जो इम्पोर्टेंट जगह है, जैसे मान लो औरंगाबाद है जी, पूना है, नागपुर है, नासिक है, यहाँ पर एटीएस की यूनिट बनाई जाए। तो उस यूनिट के वहाँ बनाने के लिए वहाँ पे ऑफिसर का सिलेक्ट करना, जगह का तलाश करना, और उनको जो भी काम शुरू करना, क्योंकि यूनिट तैयार करना और यूनिट को फंक्शनल करना और उसमें प्रोटोकॉल बनाना, ये बहुत थोड़ा सा स्लो काम है और जिम्मेदारी का काम है। क्योंकि शुरू में ही अगर गलती हो जाए, शुरू में ही कुछ ऐसा गलत हो जाए कि जैसे एटीएस पहले बंद करना पड़ा था, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो उस टाइम ऑफिसर्स का सिलेक्शन, अब मैं ये बात भी बिल्कुल कहूँगा कि जो ऑफिसर्स मैंने सेलेक्ट किए, चाहे मुंबई पुलिस से किए हों या रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की हो, जो मैं रिकमेंडेशन देता गया, सरकार ने उसको मुंबई पुलिस सीपी ने इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दिया। और जो बाहर के लिए डीवाईएसपी चाहिए थे या इंस्पेक्टर्स चाहिए थे, वो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मुझे वो दिया। तो जब मैं 2008 में ये मैंने करकरे साहब को चार्ज दिया, तो तब तक एटीएस नागपुर में फंक्शनल था, औरंगाबाद में था, पूना में था और नासिक में था। और मुझे इस बात की भी बड़ी संतुष्टि है कि जो हमने स्टडी करने के बाद में जो यूनिट बनाई थी, बाद में जो घटनाएं हुई, उसने ये प्रूव भी कर दिया कि हमने जो जगह तलाश किए थे वो बिल्कुल सही थे। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर वो टेररिस्ट आए थे, वो पकड़े गए थे, न्यूट्रलाइज हुए थे, न्यूट्रलाइज हुए थे, उनके पास से AK-47 मिली थी। पुणे में जर्मन बेकरी में आपने देखा बाद में ब्लास्ट हुआ था। औरंगाबाद में आर्म्स हॉल, इतना बड़ा आर्म्स और एम्युनिशन और पकड़े गए थे। मालेगांव से वो कुछ बचा हुआ पकड़ा गया था। नांदेड़ में भी आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की होगी कि बाद में फिर एटीएस इंडिस्पेंसिबल हो गया। एटीएस को बंद करना फिर नामुमकिन हो गया। एक तो रिजल्ट एटीएस ने बहुत अच्छे दिए, फिर जो पिछला अनुभव लेकर के कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई गलत ऑफिसर उसमें नहीं आना चाहिए, तो भले ही वैकेंसी रखी। हालांकि स्ट्रेंथ ही बहुत कम थी, जितनी थी उससे ज़्यादा हमको लेनी पड़ी। बाद में गवर्नमेंट ने 26/11 के बाद में एटीएस की स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी थी। उसमें जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, ACPs, वो बहुत स्ट्रेंथ बढ़ा करके मैं आज समझता हूँ कि आज एटीएस के पास अपना ऑफिस है खुद का। उस टाइम तो ऐसा हुआ था कि जगह नहीं थी, तो एक ट्रैफिक ट्रेनिंग सेंटर था वो। हालांकि उस टाइम CP अनामी राय साहब को ये क्रिटिसिज्म भी लोगों ने किया कि वो ट्रेनिंग सेंटर बंद करके वहाँ एटीएस खोल दिया, लेकिन एटीएस की उस टाइम ज़रूरत थी। बाद में अभी वो वापस ट्रैफिक के पास चला गया है। एटीएस अभी बड़ी शानदार और अच्छी बिल्डिंग में एटीएस का ऑफिस है। तो मुझे इस बात की बड़ी संतुष्टि है
कि जब एटीएस के लिए बनाने की बात आई तो मुझे तो एक कागज दिया गया था कि एटीएस बनाओ, और एटीएस बनाने के लिए जगह ढूंढना, कभी मैं क्राइम ब्रांच जाता था, अब जगह जगह मैं घुमा तो जगह नहीं थी, जिधर भी गया तो फिर अल्टीमेटली एक जगह आइडेंटिफाई हुई, तो वो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन था। तो उस टाइम अनावे राय सीपी थे, तो उन्होंने वो अलॉट कर दिया। फिर उसमें जो भी स्ट्रक्चर, फिर धीरे से एक डीसीपी ले लिया, एक 2-3-4 इंस्पेक्टर ले लिए, फिर बाद में डीआईजी भी आ गया। तो एक सिंगल आदमी, सबसे पहले मैं अकेले का मेरा पोस्टिंग हुआ जी, और कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे सभी कुछ, और आज ये स्थिति है कि एटीएस के पास अपना खुद का घर है, अपनी अच्छी बिल्डिंग है, और सभी जो साधन सामग्री चाहिए, और स्टाफ का भी सिलेक्शन वही जो प्रोटोकॉल लेते हैं अभी तक वही चला रहा है, और एटीएस महाराष्ट्र शानदार काम कर रहा है। इस बात की मुझे बहुत भारी संतुष्टि है। सर 1990 के जो 1992 के जो राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम में, उस टाइम में श्री कृष्ण रिपोर्ट के बाद आपके ऊपर ये तो बहुत, मतलब ये बुक में भी है एंड मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े इसके अराउंड, कि एक सर्टन दबाव था आपके ऊपर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप बाला साहेब ठाकरे को अरेस्ट करें, एंड यू सेड कि देयर वाज नॉट सफिशिएंट एविडेंस अराउंड इट। इनफैक्ट जो विटनेसेस भी शायद थे वो इवेंचुअली दे वर नॉट विलिंग टू गिव द स्टेटमेंट्स, राइट। एक एटीएस और एक पुलिस ऑफिसर के माइंडसेट से सर आप मुझे समझाइए कि जब आपके लेवल का कोई ऑफिसर गवर्नमेंट के बीच में या फिर पॉलिटिकल राइवलरी के बीच में एक ऑलमोस्ट सैंडविच हो जाता है, तो कितना मुश्किल होता है अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करना, बिकॉज आप अपनी तरफ से सोच रहे हो कि आप अपना ड्यूटी ऑनेस्टली कर रहे हो, बट यहाँ से ये पॉलिटिकल प्रेशर है, वहाँ से ये प्रेशर है। ये कितना एफेक्ट करता है मेंटली उस टाइम पे एक आप जैसे लेवल के ऑफिसर को? देखिए, जब मैं सीबीआई में रहा हूँ 6.5 साल जी। जब मैं सीबीआई में था तो सीबीआई में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिला, और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का मुझे सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ कि जब एसटीएफ बनाया गया, क्योंकि जो सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन करते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, एटलीस्ट मैं हमारे ज़माने की बात कर रहा हूँ जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पूरी फ्रीडम रहती है कि पूरा एविडेंस करने के बाद में वो रिकमेंडेशन करे, क्योंकि सीबीआई में एक सिस्टम होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके जो सुपरवाइजरी अफसर होते हैं उनको अपने लेवल के हिसाब से वो रिकमेंडेशन देता है, और बाद में जो फाइनल हो जाता है वो तो वो फिर उसको एसपी रिपोर्ट करके वो जो भी है कोर्ट में चार्जशीट वगैरह दाखिल करते हैं। तो उसमें जो फ्रीडम रहती है वो पूरा एविडेंस हो जाने के बाद में, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस नतीजे पर पहुंचता है कि पूरा सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जिससे कि कोर्ट में वो केस को चार्जशीट कर सके, केस में खड़ा हो सके, तो वो उसको फिर वो चार्जशीट नहीं करते, फिर वो उसको या तो डिपार्टमेंट एक्शन के लिए भेजते हैं या क्लोज करते हैं या जो भी उसका फंडिंग है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है तभी वो चार्जशीट के लिए भेजते हैं, और यही कारण है कि सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो 60% से ऊपर ही रहता है। बाकी स्टेट का आपने देखा होगा 6%, 7% इस तरह से रहता है। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो मेरे काम आया। जब मैं एसटीएफ में आया तो एसटीएफ में आने के बाद में जो आपके याद होगा कि श्री कृष्ण कमीशन का जो अनफॉर्चुनेट जो राइट्स हुए थे 92-93 के, और उसके बाद में जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन बना था, उसके पीछे भी थोड़ा सा वो पॉलिटिकल हो गया था, वो डिसबैंड हुआ, फिर वो वापस कमीशन बना, फिर उसने रिपोर्ट दी। जब रिपोर्ट दी तो उस टाइम कांग्रेस पावर में नहीं थी, शिवसेना बीजेपी पावर में थी, उन्होंने वो रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी। फिर इलेक्शंस आ गए, मैं उन दिनों में स्टेट में नहीं था, मैं सीबीआई में था। इलेक्शन में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि वो श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। ये जब वापस आई तो कांग्रेस और एनसीपी पावर में आ गए, उनके ऊपर प्रेशर आया कि श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट लागू करो, तो उन्होंने उसके लिए एक एसटीएफ बनाया। मैं सीबीआई में था, मुझे वापस इन्होंने बुला लिया और मुझे एसटीएफ का हेड बना दिया। तो उस टाइम ये था कि जो भी रिकमेंडेशन श्री कृष्ण कमीशन की थी उसमें जो सबसे ज़्यादा पब्लिक का माइंड एजिटेट कर रहा था, जो पॉलिटिकल लीडर्स को लगता था, वो ज़्यादा दो मेन चीज़ें थी। एक तो श्री कृष्ण कमीशन ने 32 ऑफिसर्स के बारे में रिकमेंड किया था कि इनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए,
और दूसरा ये था कि उस टाइम बाद में जो उस टाइम जॉइंट सीपी थे, बाद में पुलिस कमिश्नर बने आरडी त्यागी, उनके बारे में लिखा था कि उन्होंने सुलेमान उस्मार बेकरी में ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ मुस्लिम 11 और 12 मुस्लिम यूथ्स। और दूसरा तीसरी रिकमेंडेशन जो थी, जो ज़्यादा जो पब्लिक के दिमाग में, जो पॉलिटिकल लीडर्स के दिमाग में थी, वो थी कि बाला साहब ठाकरे कमांडेड हिज शिव सैनिक्स लाइक ए आर्मी कमांडर एंड ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज और मुस्लिम कम्युनिटीज। तो ये सब उसमें रिकमेंडेशन थी। तो लोगों को था कि भाई इसमें तो इनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स का भी यही कहना था। लेकिन जब हमने पूरा रिपोर्ट पढ़ा, पूरे रिपोर्ट के बाद में सारा इन्वेस्टिगेशन जो एविडेंस देखा, अब ये देखो 1992 का ये राइट्स थे, और ये कमीशन, ये जो STF बना था वो करीब करीब उसको 8-9 साल बाद में बना था जी, 2000 में बना था। उस टाइम एक तो सारा जो लोग पब्लिक है, जो कौन कहाँ चला गया, लोग अवेलेबल भी नहीं थे, आप अंदाज लगा सकते हैं मुंबई जैसे शहर में। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमको उसमें जो एविडेंस था, उस एविडेंस के हिसाब से बाला साहब ठाकरे के खिलाफ केस बनता नहीं था, जब तक के जो जरूरी स्टेटमेंट हैं वो हमारे सामने है। तो ये वो था कि हर एक आदमी क्या, जो जिन लोगों ने भी ये कमीशन बनाया था और उस टाइम जो लोग पावर में थे, उनको ये था कि, और जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो डेलीगेशन भी लेकर गए। उनका ये कहना था कि जब जस्टिस श्री कृष्ण ने बोल दिया तो फिर DIG या एडिशनल CP कौन होता है इसको क्वेश्चन करने वाला। ये डेलीगेशन मेरे ख्याल से सोनिया गांधी जी के पास भी गए, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके पास भी गए। तो अगर ये एडिशनल DCP या एडिशनल CP या DIG कौन होता है जो इसको क्वेश्चन करे, तो सीधा FIR दाखिल करो, अरेस्ट करो और चार्जशीट करो, ये लोगों का वो था। लेकिन चूंकि मैंने CBI में काम किया था, मुझे मालूम था कि एविडेंस नहीं होगा तो कोर्ट, चूंकि उससे पहले, मेरे आने से पहले अगस्त के महीने में इस तरह की घटना हो चुकी थी। मैंने ये अक्टूबर में ये श्री कृष्ण का कमीशन बना था, मैंने 1 नवंबर को चार्ज लिया था। सॉरी, नॉट श्री कृष्ण कमीशन, ये STF बना था। और STF का नोटिफिकेशन अक्टूबर का था, 30 अक्टूबर का वगैरह का, मैंने 1 नवंबर को आके चार्ज ले लिया था। तो उस टाइम जब उससे पहले अगस्त में एक बार बाला साहब ठाकरे को मुंबई पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी, कोर्ट पकड़ के लेके गई थी, हो हल्ला हुआ था और कोर्ट ने जाते ही डिस्चार्ज कर दिया था फॉर लैक ऑफ एविडेंस एंड टाइम बार्ड। तो मैं ऐसा कुछ हादसा नहीं चाहता था कि जो केस मैं इन्वेस्टिगेट करूं उसके साथ ऐसा हो। तो मैंने कहा जब तक एविडेंस नहीं होगा, मैं कोई भी हो, मैं अरेस्ट नहीं करूंगा, और एविडेंस होगा तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। मुझे ये भी कहा गया कि तुम डरते हो, मैंने कहा नहीं, अरेस्ट करने में क्या, वहाँ तो उनके बदले पर तो ऑलरेडी इतनी पुलिस है, मुझे ये कहना है कि यू आर अंडर अरेस्ट, बाकी क्या है। लेकिन मैंने फिर, चूंकि मेरे पास एविडेंस नहीं था, तो मैंने फिर मैं केवल नहीं, मैंने हमारे जो एडवोकेट थे, हमारे एडवाइजर अदर मिस्टर PR वकील, रिनाउंड वकील, जिनके हाँ पूरे हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े जज हैं वो सब उनके स्टूडेंट रहे हैं, उनको हमारा एडवाइजर अपॉइंट किया था। तो जो भी एविडेंस था हमने उनके सामने रखा, साहब ये एविडेंस है इसका। तो उन्होंने कहा तुम्हारी FIR कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी, देयर इज नो पॉइंट FIR आने को। तो उन्होंने ओपिनियन दे दिया कि नो केस इज मेड आउट। उसके बाद हमने कहा कि अब तो हम केवल, चूँकि हमारा ये था कि लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए पॉलिटिकल दबाव है किसी के साथ, न मैंने जो शासन में थे उनका दबाव माना, न मैं दूसरी तरह का दबाव माना। हम लोगों ने ये जो था, अब जितना एविडेंस के हिसाब से RD त्यागी जो उस बाद में पुलिस कमिश्नर बने, उनके खिलाफ केस भी दाखिल किया, आपने अरेस्ट किया, उनको अरेस्ट भी किया और चार्जशीट भी किया। बाद में कोर्ट में जो हुआ वो एक अलग बात है, बट इस बात की संतुष्टि है कि हमने किसी के दबाव में आकर के कानून के हिसाब से काम किया। वो इंसिडेंट के बाद आपका बाद में बाला साहेब ठाकरे जी से मुलाकात हुआ कभी? और अगर हुआ रहेगा तो क्या बातचीत? नहीं, मैं क्योंकि एक CBI में काम करने का, जो मैं फिर CBI का दोबारा इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो सेंट्रल एजेंसी रहती है, तो वहाँ पर बड़े बड़े लोगों से वास्ता पड़ता है।
जी। तो किसी भी तरह का कोई एसोसिएशन या एफिनिटी या कनेक्शन जो है वो एडवर्सली लिया जाता है। हाँ। अगर मान लो मैं यहाँ पर था, मैंने इन्वेस्टिगेट, मैं बाद में उनसे मिलता तो लोग इस बात का भी इन्फ्लुएंस लगा सकते थे कि भाई पता नहीं उनके कहने से, उनके दबाव में या उनके सिंपैथी में या किसी दूसरे कारण से है। तो मेरी बाद में उनसे मुलाकात मैंने कभी की भी नहीं, हुई भी नहीं। सर थोड़ा मैं मुंबई के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट्स पे आना चाहूँगा। 2006 की बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। डिफरेंट था फ्रॉम 26/11 ऑफ कोर्स, बिकॉज 26/11 एज आप लोग जब कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में, साइड बाय साइड इंसिडेंट्स हो रहे थे। ऑन दी कॉन्ट्री यहाँ पे हो गया था, इन्वेस्टिगेशन करना था, एंड ऑल्सो द सेकेंड चेक पॉइंट वॉज कि वापस ना हो, ये इंश्योर करना था, राइट? हाउ डिड यू एंड मुंबई पुलिस एक्ट ऑन दैट? बिकॉज टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस उसके बाद अभी कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। हम लोग तो चाहेंगे कभी ना हो, बट वो आप लोगों ने एक स्ट्रिंजेंट मेजर अप्लाई किया होगा, तब जाके सिक्योरिटी बढ़ा होगा, राइट? सो क्या क्या किया आप लोगों ने उस इंसिडेंट के बाद? देखिए, उस इंसिडेंट के बाद एक तो ये मैं आपको जैसे बताया कि इनसे बाई चांस मैं, हालांकि एटीएस में रहते थे, बाद में मैं एडिशनल डीजी रेलवे भी रहा हूँ। तो उस टाइम जो सबसे बड़ी चीज़ आई थी कि मुंबई जैसी जगह पर, जहाँ पर अगर आप सवेरे और शाम को अगर देखें तो जो किसी किस्म का लोगों ने उस टाइम जब ये हादसा हो गया तो दुनिया भर के लोग आए थे यहाँ पे, इवन इजरायली भी आए थे जी। वो भी ये कह रहे थे कि हम अपनी टेक्नोलॉजी लगाएंगे और हम एडवाइस करेंगे कि इस तरह से, इस तरह की हमने कहा कि उनको हम स्क्रीनर लगा देंगे, उससे स्क्रीन होगा। मैं उनको बोला, अपनी टीम को बोला, इनको जाकर चर्चगेट स्टेशन पर लेके जाओ और जाके देखो शाम को कर। तो जब वो आए, आके लिटरली उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि साहब वी विल कम बैक, वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी, वो कैन स्क्रीन दिस मच ऑफ नंबर ऑफ पीपल। एक साथ में इतने लोग वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर तो पैर रखने की जगह नहीं होती। वह यही है। तो जिसके कारण से जो सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत उस टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉसिबल था, जो अब उसका अपना जितने भी मैक्सिमम सीसी कैमरेज होते हैं, पुलिस स्ट्रेंथ बढ़ाई गई, करीब इमीडिएटली एडिशनली 200 होमगार्ड्स गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। तो जहाँ पर जो जितना भी पॉसिबल है, देखिए स्क्रीनिंग तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको बढ़ाना, और पर्टिकुलरली रेलवे में जो वेंडर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो छोटे छोटे टी स्टॉल्स वगैरह हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करके अपना कॉन्टेक्ट डेवलप करना, कैसी भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको वो करना। और दूसरी बात है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही, वो फिजिकल और टेक्नोलॉजी दोनों का ज़्यादा इस्तेमाल उस टाइम से लेकर के बाद तक, जो मैं बाद में मुझे पता लगा कि कुछ बाद में एक महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, हाँ एक चीज़ मैं आपको 26/11 के संदर्भ में भी ये बात लागू होती है। उस टाइम काफ़ी सोच विचार के बाद में एक महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन बनाया गया था, क्योंकि पुलिस की स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है और हर जगह पर पुलिस हो भी नहीं सकती, और उसका एक्सपेंसेस बहुत बड़े आते हैं। तो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए, तो उसको महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन बनाया गया, जो शुरू आज उसकी स्ट्रेंथ करीब जो मुझे पता लगा 15-20 हज़ार की स्ट्रेंथ उसकी हो गई है। तो वो महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के लोग भी अभी रेलवे में और जगह जगह पर आपने देखा होगा, चाहे वो आरबीआई हो या जो पब्लिक सेक्टर है, बैंक्स हो, वहाँ पर आपको एक अलग तरह के जो न वो पुलिस है, न वो मुंबई पुलिस, जब वो ड्यूटी पर रहते हैं वो पब्लिक सर्वेंट है, नहीं तो उस तरह के सारा स्ट्रेंथनिंग किया गया इंक्लूडिंग रेलवेज। तो एंड विद गॉड्स ग्रेस और पुलिस की अलर्टनेस के कारण से वो अब उसके बाद में कोई हादसा नहीं हुआ। मैं क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूँगा सर, वो ये है कि देयर वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का नेक्सस इतना ज़्यादा घुस चुका था कि दाऊद इब्राहिम की तरफ से अबू सालेम जो है वो काम कर रहा था बॉलीवुड के खिलाफ। हर दिन किसी ना किसी के पास फ़ोन कॉल जाती थी। तो मैंने, जब मैं एक्टर्स से भी बात करता हूँ, उन लोग से भी मैंने सुना है ऑफ कैमरा, वो लोग ऑन कैमरा नहीं बोल पाते, बट ऑफ कैमरा मैंने बहुत किस्से सुने। वो इंसिडेंट बताइए सर, जब आप और आपके टीम अबू सलेम को इंटरोगेट कर रहे थे, एंड उस समय उसका जो टेरर इतना था कि कुछ आपके खुद के ऑफिसर्स दे वर स्केयर्ड टू क्वेश्चन हिम, राइट? मतलब क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन थोड़ा डर डर के कर रहे थे सवाल, राइट?
अबू सलेम के बॉडी लैंग्वेज में उस टाइम पे आपने बीइंग द सीनियर ऑफिसर क्या स्टडी किया? क्या वो उस डर का फ़ायदा उठाना चाहता था? आपने अपने ऑफिसर्स को सर क्या बोला? एंड उसने ऐसा भी कुछ कहा था कि मेरे यहाँ पे मैं तो सब खान्स को जानता हूँ और एक पर्टिकुलर खान है, उसको मैं फ़ोन करूँगा 24 घंटे 48 घंटे के अंदर मेरे पास आ जाएगा मिलने, राइट? ये पूरा वाक्य अपनी सुनाई ना हमारे दर्शकों को। देखो, जो अबू सलीम का जो डिपोर्टेशन हुआ पुर्तगाल से हुआ था, और उसमें कुछ जब वो वहाँ पर पकड़ा गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ केस साइट करके उनको भेजा था। इन केसेस में हम पुर्तगाल गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रही है। उसके साथ कंडीशन ये भी लगाई थी कि इसको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुर्तगाल में फांसी नहीं लगती। तो हमारा यहाँ का मुंबई का जो वो केस था, मेनली वो एक जैन मर्डर केस था। उस केस में वो उसका आरोपी वो पहले से ही नामजद था, जब चूंकि टाडा के अंदर था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, इसलिए एटीएस के पास था वो केस, इसलिए वो केस हमारे पास आया। तो जब हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो इन्वेस्टिगेशन करते करते, चूँकि हमने यहाँ मुंबई पुलिस में मैंने भी बहुत दिनों तक काम किया, मेरी टीम ऑफिसर्स ने भी काम किया है, तो ये सबको पता था कि जितने भी जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड को दाऊद की तरफ से अबू सलीम हैंडल करता है। और पहले कई डायरेक्टर को, एक्टर के ऊपर पहले फायरिंग भी हो चुकी थी, 2-4 मारे भी जा चुके थे, आपके याद हो तो। लेकिन हमारे पास जैन मर्डर केस था, तो हमारे पास कोई एफआईआर नहीं थी। लेकिन हम जानना चाहते थे कि कोई भी आदमी विदेश में बैठा हुआ यहाँ पर अगर ऑपरेशन करता है, अकेला तो करता नहीं, तो उसके एक्म्प्लिसेस होंगे। तो उस नाते से हम उसको इंट्रोगेट कर रहे थे कि भाई तुम जो है, बाकी उसके बारे में भी हम जानकारी चाहते थे कि अगर ये इस तरह का है तो उसके जो एक्म्प्लिसेस हैं उनके खिलाफ हम कुछ कार्रवाई कर। तो उस सिलसिले में हमने उसको इंट्रोगेट किया। तो जब यहाँ पर वो लाया गया, तो जैन मर्डर केस में तो पहले तो वो मना ही करता रहा, लेकिन चूँकि बाद में हमको उस इन्वेस्टिगेशन करते करते हमारी टीम को एक बहुत अच्छा वो मिला कि हमको दुबई से विटनेस मिला, दुबई का सल, वहाँ से हम उसको लेके आए। उसने सारा जो कि उस टाइम जब ये सारा ऑपरेशन कर रहा था जैन मर्डर केस, उस टाइम उससे जुड़ा हुआ था, और उसने बाकायदा यहाँ पर उसको बिल्डर को धमकाने का और वो काम किया था। तो उसको जब उसके जैन मर्डर केस के बारे में, तो उसने जब वहाँ पर हमारी टीम उसको इंट्रोगेट कर रही थी, तो जब मैं गया तो बाई चांस मैं देखा कि हमारा अफसर जो है वो देख तो दूसरी तरफ रहा है और उसको बात कर रहा है। तो मैं उसको देखा, वो अपना आराम से बैठा हुआ। अगर आप उसकी पर्सनैलिटी देखें तो पर्सनैलिटी उसकी हैंडसम तो है, लेकिन पर्सनैलिटी कोई बहुत ग्रेट नहीं है। और उसको कोई भी आदमी 2 अच्छे से लगा देगा तो भी वो डर जाना चाहिए। लेकिन चूँकि वो दाऊद का आदमी था और उसने पूरा उसकी बातों से हम हैरान थे कि जब वो दुबई में कोई भी किसी के पास भी अगर मैसेज भेजें, और दुबई में कोई प्रोग्राम वो कर रहे हैं, तो यहाँ के उनको एक्टर, एक्ट्रेस या डायरेक्टर उनको जाना ही है। उसका एक कारण ये भी था कि अंडरवर्ल्ड का पैसा भी बॉलीवुड में लगता था। अब तो खैर बात अलग होगी, अब तो इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है, लोन भी मिलने लगा है। लेकिन पहले जो आपको याद होगा, बड़े भरत शाह वगैरह उससे पहले भी अरेस्ट हो चुके थे। तो जिसके कारण से अबू सलीम का जो एक तरह से डर था वो पूरी बॉलीवुड में था। अब मैं, चूँकि हमने कुछ केसेस ऐसे थे हमारी नॉलेज में थे, उसके हिसाब से हमने उससे बातचीत की। तो वो शुरू में जब इंट्रोगेशन में वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। नहीं हमारा तो कोई संबंध नहीं, ये तो सब, मैं तो जैन मर्डर की, उसको भी ये पता था कि जैन मर्डर केस के बारे में मेरे से पूछो। तो फिर जब उसको सख्ती से पूछा गया था, फिर उसने वो चूँकि हमारे पास 50-60 दिन था कस्टडी में, अब इतने दिनों रहने के बाद में तो फिर आदमी का लगता है, तो फिर उसको भी लगता है अब कोई बचने का रास्ता नहीं। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट जो है वो ये है कि एक तो लीगली हम कोई दूसरा केस दाखिल नहीं कर सकते थे अबू सलीम के खिलाफ। हालांकि संतुष्टि इस बात की है कि उस केस में भी उसको हम लोगों ने, कि हमारी टीम ने इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया कि उसको उम्र कैद लगी हुई है, वो जेल से बाहर नहीं आएगा, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है। और जो जैन अकेले मर्डर केस में, बाकी तो केसेस हम न रजिस्टर कर पाए न इन्वेस्टिगेट कर पाए, क्योंकि लीगल हमारे सामने थी। बट उसके कारण से हमको बहुत सारी जानकारी जरूर मिली कि किस तरह से ये लोग कैसे ऑपरेट करते थे, क्या थे। उसका जरूर बाद में जो पुलिस एजेंसीज उनका फायदा हुआ। खान्स के बारे में क्या बोल रहा था, सुपरस्टार खान्स के साथ उसका? वो तो ये कहता था कि पूरा बॉलीवुड ही, जब भी हम कहेंगे अगर कुछ तो इसमें ऐसे हैं कि हम, अगर मैं कहूँगा
कि मेरा फ़ोन, आप मेरे से फ़ोन बात करा दीजिए, 24 घंटे में जहाँ कहूँगा वहाँ पर आकर मुझसे मिलेंगे। मैंने कहा डर है कि डर से ज़्यादा दोस्ती है खान के साथ, वो पर्टिकुलर इंसान के हाँ। साथ। सर राकेश रोशन जी के ऊपर जब गोली चला था, फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली वो भी डरे हुए थे, फैमिली इंसान है, वो रेजिस्ट कर रहे थे बातचीत करना आपसे, राइट? इवेंचुअली जाके आपसे वो मिले, उन्होंने वो पूरा वाक्य आपको समझाया वैनिटी वैन में। वो बाहर नहीं मिलना चाहते थे, राइट? अगेन बिकॉज वो दिखना नहीं चाहते थे उस टाइम पे आपके साथ, बट आपको कितना उनको कन्विंस करना पड़ा आपके साथ मिलने के लिए, बातचीत करके इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन वुड हेल्प यू एंड योर पुलिस फोर्स टू इंश्योर कि आगे ऐसा किस्सा ना हो, राइट? वो प्लीज़ बताइए ना सर। देखिए ऐसा है कि वो पहली तो बात है, उसने ये तो हमको उसी ने बताया, क्योंकि उस टाइम शायद किसी और पर शक था, उसके ऊपर फायरिंग हुई थी, वो बच गए थे, आपको पता होगा जी। तो मैं जानना चाहता था कि अगर ये नहीं तो कसम इसके जो साथीदार हैं उनके खिलाफ कम से कम हम कुछ केस वेस बना सकें। तो उसके सिलसिले में मैंने उनसे काफ़ी कोशिश करने के बाद में वो मेरे से मिलने के लिए तैयार हुए, राकेश रोशन जी। हाँ। तो जब मैंने उनको कहा कि साहब आप वहाँ पर फिल्म सिटी में आ जाइए, वहाँ पर मैंने कहा जगह के मैं वहाँ आप आ जाएंगे तो मुझे फ़ोन कर ले, फ़ोन तो थे ही उस ज़माने में। तो उसने वैनिटी वैन में मेरे से कहा आप अकेले ही आएंगे, मैं और किसी से मिलना नहीं चाहता, आप इतने सीनियर अधिकारी, मैं आप ही से मिलूंगा। तो मैं जाकर उसके पास वैनिटी वैन में उनसे जाकर मिला, तो उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ के बोला कि साहब आप मैं भूल गया हूँ, आप ये मान लीजिए मेरे ऊपर फायरिंग हुई नहीं और कोई केस भी नहीं है, मैं किसी भी तरीके से आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई ये मेरा सहयोग नहीं है, ये हम सहयोग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री या जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, उनके ऊपर किसी किस्म का जो अब ये ठीक है अभी अबू सलीम है, कोई दूसरा अबू सलीम पैदा होगा, वो तो जेल में है, नहीं बाहर आएगा, लेकिन जब तक लोगों को इस ऐसे काम की सज़ा नहीं मिलेगी, पकड़े नहीं जाएंगे, तो तब तक ये सब चीज़ें बंद नहीं होंगी। तो आप कोऑपरेट कीजिए, इसका आप हमको बताएंगे तो फिर उसी आधार पर हम जो उसके बाकी एक्म्प्लिसेस हैं उनको पकड़ गए। तो उसने कहा साहब देखिए ऐसा मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी, मेरे ऊपर आपको पता है मुझे पैसे देने के लिए बोला, तो ये सबको पता है, और मैं अब किसी उसमें पढ़ना नहीं चाहता, आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपने काम पर लगाऊँ, मुझे इस काम पर लगे रहने, मैं आप नाराज़ मत होइए, लेकिन मैं आपका या इस मामले में मुझे कुछ कहना नहीं है और मैं कोई केस आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैं तो कहता हूँ मैं आपसे मिला, मैं आप दोबारा से आप मेरे से नहीं मिले तो अच्छा होगा। तो जब आदमी इतना नॉन कोऑपरेटिव होता है तो उससे फिर क्या है, मैं समझ भी सकता हूँ, हालांकि अबू सलीम अंदर आ गया था, मैं समझ सकता हूँ कि भाई जब आदमी को उस घटना को भी कई साल हो गए थे, तो समाज में लोग होते हैं कि किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहते, तो मैंने भी फिर ज़्यादा कुछ इंसिस्ट किया नहीं। इमोशनल एक डैमेज हुआ रहेगा उस चीज़ को, ट्रॉमा तो था ही। हाँ, वी कैन अंडरस्टैंड जो आदमी। जी बिल्कुल सर। गढ़चिरौली जैसे जगह पे जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स जो गांव वाले हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती पहले नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज शायद वो लोग पुलिस को अपना दुश्मन समझते थे, दे वर वेरी एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द नक्सलाइट्स, राइट? एक साइकोलॉजी में एक चीज़ बोलते हैं कि एक होता है या तो आप किसी को मॉनेटरीली मोटिवेट करो या आप किसी को गुड बिहेवियर के साथ मोटिवेट करो, राइट? आपने वो गांव वालों का दिल जीतने के लिए यू यूज़ द अदर वे, वेयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टूल ऑफ थ्रेटनिंग, आपने अपने ऑफिसर्स को बोला कि नहीं, उनके साथ और थोड़ा संवेदनशील बनो, थोड़ा और उनका समझो, दर्द दुख पीड़ा जो भी है समझो, एंड ट्राई टू befriend them, राइट? तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? बिकॉज आई थिंक वही इवेंचुअली मास्टर स्ट्रोक बना फॉर यू इन ऑर्डर टू, एंड आगे जाके आपने जो C-64 खड़ा किया, दैट प्लेड अ ह्यूज रोल, राइट? आई मीन हाउ डिड दैट आइडिया गेट इनटू योर माइंड फॉर अ पुलिस ऑफिसर जो उस लेवल पे लोगों के साथ डील करते हैं? उतना ह्यूमेन एक आइडिया प्यारा सा आपके दिमाग में कहाँ से आया तब? ये सचमुच में गढ़चिरौली यानी वेरी क्लोज टू माय हार्ट जी। ये मैं महसूस करता हूँ इस बात को। हुआ ये था कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं मुंबई में DCP था, सीधा पहुँचा गढ़चिरौली, मेरे लिए वर्टिकल चेंज था जी। हाँ, तो एडवांटेज केवल मुझे ये था कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव में रहा हूँ, तो थोड़ा सा
हमारे यहाँ का, हालांकि नॉर्थ इंडिया के गांव थोड़े अलग होते हैं, यहाँ आकर देखा तो गांव का है तो 2-4 झोंपड़ी सी बनी हुई थी, बैम्बू की बनी हुई, और ज़्यादा लोग रहते नहीं थी। गढ़चिरौली की पॉपुलेशन बहुत कम थी और ज़िला बहुत बड़ा था। जब मैं यहाँ पर ये नक्सल मूवमेंट मूवमेंट कहो इसको या मिनस कहो, ये बहुत पीक पर था, उस टाइम मेरी वहाँ पर पोस्टिंग हुई थी। मुझे ये कहा गया था कि भाई गवर्नमेंट भी इस बात में प्रेशर में है कि जो पहले कहते थे कि पुलिस कम है, पुलिस भी बढ़ा दी, फोर्स बढ़ा दी, और फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। वो ही केवल पुलिस को मार रहे हैं, वही इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई सक्सेस पुलिस फोर्स को नहीं मिलता। तो इसके बारे में हमारे जो डीजी थे स्वर्गीय श्री वी.के. सराफ, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया जब मैं डीसीपी था कि भाई मैं चाहता हूँ तुम गढ़चिरौली जाओ, और वहाँ पर उन्होंने मुझे समझाया कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ठीक रिलेक्टेंटली मैं वहाँ पर चला गया। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो पुलिस फोर्स थे वहाँ पर, फैसिलिटी तो थी नहीं। एक्चुअली गढ़चिरौली जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो भी ग्राम पंचायत था। आप अंदाज लगा लीजिए कि कितना डेवलपमेंट वहाँ पर होगा। कुल मिलाकर के एक म्यूनिसपैलिटी थी गढ़चिरौली पूरे ज़िले में, वो थी देसाईगंज म्यूनिसपैलिटी। वो छोटा सा होता है ना जिसमें 15 में, वो थोड़ा नॉन नक्सल एरिया था, बिल्कुल उसका 1/4 भी नहीं पूरे गढ़चिरौली का। तो आप ये अंदाज लगा लीजिए कि इतना फैला हुआ, करीब करीब 360 किलोमीटर लंबा जिला है वो, बोतल की तरह से ऊपर टॉप टू बॉटम, पूरे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एक साइड का पूरा, और नीचे आंध्रा से लगता है, बीच में गोदावरी है। तो मैं जब जाके देखा, हमारे ऑफिसर्स तो वो जाते थे, एक्शन प्लान के लोग जाते थे, जीप में बैठ के चक्कर लगा के आ जाते थे। तो मैं सोचा कि ये अब ये कोर्स भी बढ़ गई, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कारण है, तो क्या इसका किया जा सकता है। तो मैंने जो थोड़े बहुत वहाँ पर, ज़्यादा कुछ इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, मैं एक आध टीचर से बात की जो एक थोड़ा एक्टिव थे इस मामले में, वो पेपर में भी लिखते थे। एक आध जो पुराने फॉरेस्ट के लोग थे, पुलिस के रिटायर्ड लोग थे, या जो थोड़े से जिनका पता लगा कि ये पहले शिकार विकार करते थे, तो ऐसे लोगों से मैंने अलग अलग बातचीत की थी। तो उन्होंने बताया कि साहब आपके पुलिस वाले जो हैं वो जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चक्कर लगा के आ जाते हैं, उनका और गांव वालों का पुलिस गाँव। तो मैं भी जब मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं जाकर के हर एक पोस्ट पे गया, वहाँ जाकर चलो गांव में जाते हैं, पेट्रोलिंग तुम कैसे करते हो मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं ये मान के चलो कि मैं कोई एसपी नहीं हूँ, और बस आपका मैं भी देखा कि वहाँ जाकर पुलिस का गाड़ी पहुँचती थी। पहली तो बात है वहाँ रास्ते नहीं है, लेकिन जंगल में जहाँ तक भी पुलिस गाड़ियाँ पहुँची, वो गाँव के लोग सब जंगल में, गाँव में कोई नहीं मिलता था। तो मैंने देखा ये डिस्कनेक्ट है। अच्छा, उसी बीच में क्या हुआ था, मेरे जाते ही एक पुलिस पाटिल का भी मर्डर कर दिया था। तो ये भी पता लगा था कुछ पुलिस वाले पुलिस में भर्ती हुए थे, लेकिन डर की वजह से छोड़ के चले गए। कुछ ऐसे हुए जो पुलिस में भर्ती हुए थे, उनके घर वालों को पिटाई कर दी, तो फिर अपने गांव में नहीं गए। तो जो एडवर्सली इफेक्ट हुए थे नक्सल्स से, पर्टिकुलरली पुलिस वाले, पुलिस के जवान, मैंने उनको इकट्ठा किया पहचान करके, और हेडक्वार्टर में उनके साथ बैठ करके मैंने कहा भाई ये बताओ, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम तो 2 साल के लिए आए हैं, चले जाएंगे, ये कब तक इस तरह से होता रहेगा, तो तुम बताओ। तो उसमें से एक ने कहा कि साहब आप जिस तरह से, वो क्या होता है कि ये लोग अपना एक आर्म्ड दलम होता है, इनका दलम बोले तो एक ये तेलुगु का शब्द है, वहाँ पर कुछ लोगों 15-20 लोगों को एक छोटा सा ग्रुप होता है, उसमें कुछ हथियार होते हैं, और वो जंगल जंगल घूमते रहते हैं, उसको दमल बोलते हैं, एक पार्टी कह लो या एक प्लाटून टाइप इस तरह से होता है। तो उन्होंने कहा आप साहब हमारा भी एक छोटा सा ग्रुप बना के, और आप जंगल में हमको छोड़ दो, हमको उनके रास्ते मालूम है, और वो हम। तो मैं, चूँकि उस टाइम हमारे पास मॉडर्न हथियार आ गए थे, ये AK-47 उसी टाइम आई थी हमारे गढ़चिरौली वाज द फर्स्ट यूनिट, गढ़चिरौली मुंबई 2 सिटी को मिली थी उस टाइम। तो मुझे आइडिया तो मिल गया, लेकिन डर इस बात का था अगर मान लो ये जाए, ये इन्हीं को एम्बुश कर दे, इन्हीं को मार दे, तो मुझे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो आया दिमाग में कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो मुझे इस पर काम करना चाहिए। दूसरा मैंने देखा कि गांव वाले, जब गांव से वालों से संपर्क ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, इन्फॉर्मेशन कौन देगा। अब तो मोबाइल, उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं थे, बाकी वो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, आदमी को कई कई किलोमीटर तक नहीं आना। तो ये जो सारे के सारे फोर्स, आधी फोर्स जो ऑफिसर तो सब बाहर के थे, तो इनके साथ कैसे, सबसे पहले इनके साथ संवाद होना चाहिए। ये जो पुलिस को अपना दुश्मन समझते हैं, ये कहते हो मैंने ऑपरेशन बंद कर दिए, मैंने कहा 2 महीने तक कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो मेरे फोर्स के लोग भी थोड़ा शौक थे कि भाई ये क्या है।
तो मैंने कहा अब तुम गांव में जाओ और गांव में जाके पुलिस के नक्सलाइट्स के बारे में कुछ बात मत करो, केवल ये पूछो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे पास यहाँ पानी की वो है क्या, कोई बीमार तो नहीं। उनको ये एनासिन और ये एंटी मलेरिया की दवाई खरीद के दे दी, और थोड़ा नमक वहाँ पर साल्ट का तो नमक खरीद के उनको सब गाड़ियों में डालो और जाकर गाँव में ही दो। और नक्सलाइट्स के बारे में मत पूछो, क्योंकि उनका नक्सलाइट्स के प्रति सिंपैथी थी। तो जब ये थोड़ा सा परिवर्तन थोड़ा सा हुआ, इन लोगों ने जा करके शुरू किया, तो फिर लोगों ने पहले तो वहाँ कम्युनिकेशन का भी एक प्रॉब्लम है। वहाँ पर दो ही भाषा बोली जाती है, गोंडी और माड़िया। कम से कम स्क्रिप्ट भी नहीं होता। हाँ, स्क्रिप्ट भी नहीं होता। नॉर्थ में फिर भी थोड़ा, नॉर्थ गढ़चिरोली में फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी समझ लेते, वो तो हिंदी भी नहीं समझते। तो फिर ये तो जो लड़के पहले से ऑलरेडी उसमें आदिवासी लड़के भर्ती थे, उनको कम्युनिकेशन के लिए लगा, उनको आगे बढ़ाया। तो उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके लोगों से बातचीत, जब उनकी भाषा में बातचीत थी तो थोड़ा कम्युनिकेशन भी ओपन हुआ। तो इससे मुझे ये भी आइडिया मिला कि मैंने कहा यहाँ जो अभी हम नक्सल फोर्स बनाएंगे उसमें इन्हीं को लीडर बनाएंगे, ताकि यही बात कर सके। कोई रैंक भी नहीं होगा उसमें कि भाई सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के फिर हमने ये नक्सल फोर्स बनाया, C60। उसका नाम C60 दिया क्योंकि उसमें शुरू में 60 ही जवान थे। अच्छा, तो इसीलिए उसका नाम C60 क्रैक 60 दिया। और बाद में तो अब ये हिस्ट्री है, बाद में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते 700-800 हो गई थी, लेकिन नाम C60 रहा। और उन्होंने जिस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये मैं यहाँ भी ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा मैंने ही डिसाइड किया था, मेरे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से था, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं था। तो मेरे जो सक्सेसर SPs आए, वो जिस दिन चाहे उस दिन इसको बंद कर सकते थे। तो इसकी सक्सेस का जो क्रेडिट जाता है वो मेरे बाद आने वाले SPs को जाता है। उन्होंने इसको जारी रखा, क्योंकि अगर जैसे मान लो ATS था, ATS के लिए गवर्नमेंट का GR था, कोई इसको बंद नहीं कर सकता था कि गवर्नमेंट का GR है। इसमें कोई गवर्नमेंट का GR नहीं था, कुछ वो नहीं था। मैंने शुरू किया था, दूसरा SP इसको बंद कर सकता था। लेकिन मेरे से बाद में आने वाले जो SPs रहे हैं अभी तक के, उन्होंने इसका यूटिलिटी समझ, बाद में तो गवर्नमेंट ने इसको लीगली दे दिया, गवर्नमेंट ने इसका GR निकाल दिया, इसकी इनकी फैसिलिटी, इनको 1.5 तनख्वाह दे दी, जो भी इंश्योरेंस ये वो सब दे दिया। तो इसलिए अब ऐसा है कि जो C60 में नौकरी करना है वो अपने आप को प्रिविलेज समझता है। और मैंने अभी GR देखा है पिछले महीने ही, अप्रैल के महीने में, कि गवर्नमेंट ने एक C60 मेडल शुरू किया है। वाओ! जो लोग C60 में काम करेंगे, 3 साल तक काम करेंगे, उनको C60 मेडल। तो ये मतलब मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो थॉट जनरेट हुआ, जो छोटा सा पौधा लगाया, वो बाद में इतना बड़ा पेड़ बन गया, उसने इतना बड़ा रोल अदा किया। और थैंक्स टू जो वहाँ के जो आदिवासी बच्चे थे, जिनके कारण से मेरे उसमें दिमाग में आया, और मेरी टीम जो बाद में जो है और बाद के अफसर से उन्होंने इसको लागू किया। तो जिसके कारण से एक समय ऐसा आया कि मुझे ये बात भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि हमने जब C60 बनाया तो ये सबसे पहली बात थी दिमाग में कि एक तो इनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गलत काम हो, और दूसरा है कि ये ट्रेनिंग में और वेपन में नेक्सल से सुपीरियर होने चाहिए। बिल्कुल। तो उनको वहाँ ट्रेनिंग दी, हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग दी, फिर आंध्रा में, हैदराबाद में ग्रेहाउंड की ट्रेनिंग दिलवाई। तो जिसके कारण से जो अच्छा लोकल आदिवासी बॉयज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जिसको बोलते हैं कि उन्हें सब टोपोग्राफी वगैरह सब मालूम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4-5 साल पहले एक सर्कुलर जारी किया था, MHA ने, कि पूरे हिंदुस्तान की जो काउंटर नेक्सल फोर्सेस हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इंक्लूडिंग BSF, CRP, जो भी हैं, उनको दे शुड एडोप्ट द टैक्टिक ऑफ C60 गढ़चिरौली। वाओ, रेफरेंस पॉइंट बन गया वो ऑलमोस्ट। वाओ! तो ये मेरे लिए बढ़ेगा। हालांकि मैं फिर ये इस बात को दोहराऊंगा, मैंने तो एक बिल्कुल छोटे से यूनिट तैयार किया था, लेकिन उसके कारण उसके बाद जो कुछ होता चला गया वो एक बहुत ही संतुष्टि की बात है। और आज जब भी C60 का नाम आता है या मेरा नाम उससे जोड़ा जाता है तो वेरी प्राउड फीलिंग, आई एम श्योर। 60 लोगों का जो यूनिट बना, 800, 1000, एंड इट्स ओनली गोना एक्सपैंड, एंड कितनी गर्व की बात है सर। मेरे आखिरी के 1-2 सवाल है सर। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है।
उन दिनों गुजरात के सीएम जब थे, आपने उनके खिलाफ एक अटैक होने से भी आपके एटीएस यूनिट ने कुछ, आई थिंक कहीं से तो कुछ वेपन्स वगैरह उनको मिला था, जहाँ से जो जिनका मेन प्लान था कि मोदी जी को एंड कुछ और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स को, गुजरात को असैसिनेट किया जाए, ऐसा कुछ प्लान था सर? वो क्या कहानी है? देखो, ऐसा है कि हमको जो इंटेलिजेंस आई थी वही आई थी कि जो महाराष्ट्र के थ्रू, साउथ से महाराष्ट्र के थ्रू कुछ वेपन्स, मॉडर्न वेपन और एक्सप्लोजिव गुजरात में ट्रांसफ़र होने वाले हैं। उनका टाइम नहीं कुछ पता था, उनका दिन नहीं कुछ पता था, लेकिन अंदाज था कि अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक कुछ इस तरह से। तो जो भी समय था, जो था उस टाइम, हमने इसी आधार पर हमने ये अंदाज लगाया कि वो कहाँ, कौन से रास्ते से जा सकते हैं। अब यहाँ से कोस्टल, यहाँ से तो जाएंगे नहीं, तो वो नासिक के आसपास में, नासिक का शब्द का इस्तेमाल हुआ था कि मैं नासिक के आसपास, तो नासिक में हमने 3-4 जगह पर अपना एक ऑपरेशन लगाया, करीब 1 हफ्ते चला वो, 5-6 दिन। तो उसमें हमने, जब वो ऑपरेशन पे हमारे लोग लगे हुए थे, तो हमको उसमें सफलता मिली। चौथे या 5वें दिन जाकर के हमने एक गाड़ी, हमारी टीम ने एक गाड़ी का पीछा किया, उसको जाकर के औरंगाबाद सिटी में जाकर उसको धर दबोचा। वो एक आदमी निकल के भाग गया, फिर एक आदमी पकड़ा गया, उसके माध्यम से जो बाकी जो थे वो बाकी ग्रुप पकड़ा गया, और उसको इंट्रोगेट करने के बाद जो पता लगा हमको कि ये एक्सप्लोजिव और ये जो वेपन्स हैं, ये अहमदाबाद जाने वाले थे गुजरात में, और वहाँ पर वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर अटैक करना और वो अहमदाबाद में राइट्स करना था। तो उसमें जो उन्होंने जो नाम लिया था, वो एक तो वो उसका विश्व हिंदू परिषद का चीफ थे उस टाइम, मेरा अभी नाम याद नहीं रहा, जो विश्व, बात नहीं, हाँ, देख लेंगे, और चीफ मिनिस्टर। तो स्पेसिकली इस तरह का उसने ये बाकायदा ये हमारे इंट्रोगेशन में सामने आया, और जो ट्रायल जज है औरंगाबाद के, उनके जजमेंट में भी इस तरह का वो खुलासा उसमें हुआ है कि एटीएस ने किस तरह से उसको जो वेपन सीज किए, किस तरह से वो इंट्रोगेशन किया, और उसके कारण से किस तरह से अहमदाबाद में जो तगोड़िया, और जो विश्व हिंदू परिषद का जो था ना, वो तगोड़िया जो थे उनके ऊपर अटैक करने वाले थे, चीफ मिनिस्टर के ऊपर उनका प्लान था। AK-47, उसमें हमने कई सौ कारतूस मिले थे, करीब 12 AK-47 थी, मैगजीन्स थी, करीब 24 मैगजीन थी, हैंड ग्रेनेड्स थे, करीब 50 हैंड ग्रेनेड्स थे, RDX था करीब 20 kg RDX। तो ये सब जो है वो शहर को दहला देने के लिए और पॉलिटिकल लीडरशिप को और विश्व हिंदू परिषद के उनको अटैक करने का था। आप औरंगाबाद ट्रायल कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको उसमें और थोड़ा डिटेल्स में आपको मिल जाएगा किस तरह से। बट ये जो लोग थे, ये कोई मुजाहिदीन के लोग थे? कहाँ के लोग थे ये सब इंडियन थे। जो RDX लैंड हुआ था वो समवेयर कर्नाटका बॉर्डर पर हुआ था, चूँकि जो मेन आदमी था, जो के बाद में जो दुख की बात, सरप्राइज की बात है कि हमसे वो निकल गया, और वो आदमी बाद में जैबुद्दीन अंसारी नाम का आदमी था। उस टाइम हमारी चार्जशीट में उसका नाम है, औरंगाबाद के केस में, लेकिन वही आदमी 26/11 के अटैक में वहाँ के उनके कंट्रोल रूम में बाद में वो हैंडलर बना था। हैंडलर क्या, वो बाद में उसने इनको कसाब वगैरह को मराठी सिखाने की कोशिश की, कुछ मराठी के शब्द उसने सिखाए, और सारे के सारे वो जो भाषा बोलता था। हम लोग भी हैरान थे कि चूँकि जब हम लोग मॉनिटर कर रहे थे टेलीफोन वगैरह, तो हमको कुछ इस तरह के वो तो ये पाकिस्तानी हिंदी तो नहीं है, पाकिस्तानी उर्दू तो नहीं है, ये तो हिंदुस्तानी भाषा है। तो बाद में पता लगा कि जब यहाँ तो जैबुद्दीन अंसारी आदमी था, वो मेन था। जब कैसे वो एक्सप्लोसिव आए होंगे, कैसे, क्योंकि इनका भी क्या है, टेररिस्ट का नीड टू नो बेसिस पर काम करते हैं, हर एक आदमी नहीं बताते। तो जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने का काम था, इनका ट्रांसपोर्ट, इनको ले जाके किसको देना था, तो वहाँ पर चूँकि वो मेन आदमी था, जो किसको जाके देना था, वो सारे लिंक जो है वो हमको नहीं मिल पाए। सर, मैं आखिरी सवाल यही चीज़ को लेके पूछ के मैं ख़त्म करना चाहूँगा ये बेहतरीन कॉन्वर्सेशन, कि आपने ये कहा कि वो जो अंसारी थे वो कसाब को मराठी सिखाने की कोशिश कर रहे थे, राइट? तो आपका जब मराठी, कसाब को नहीं, वो पूरे ग्रुप को, जब ये लोग यहाँ आके ऑपरेशन आएंगे, उनके हाथ में, जैसे मैंने आपको बताया कुछ इस तरह का था, उन्होंने हिंदुस्तानी, हिंदी और मराठी के सिखाने की वहाँ उन लोगों को ये
इन्वेस्टिगेशन में आया था कि इस आदमी ने उनको जो यहाँ की हमारी भाषा है, ताकि अगर कोई पकड़े जाए तो हिंदुस्तानी अगर मान लो पकड़े भी जाते हैं, पहले तो पकड़े नहीं जाएंगे, देवर श्योर, लेकिन जो मरने के बाद में अगर वो कोई शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस टाइम भी किसी ने कुछ आपके याद हो, किसी ने कहा उसने मराठी शब्द इस्तेमाल किया था, इस तरह की बात भी आई थी ना उस टाइम पर, तो यही आदमी था इस टाइम। तो मैं वही चीज़ को लेके सर खाली आखिरी में ये ख़त्म करना चाहूँगा कि द मोमेंट जब आप उस रूम में एंटर हुए जहाँ पे कसाब पकड़ा गया था, क्या रूम का माहौल था सर, कसाब का बॉडी लैंग्वेज क्या था, आपका एग्जैक्टली क्या कॉन्वर्सेशन रहा था उसके साथ? मैं जैसे मैंने आपको बताया क्राइम ब्रांच, चूंकि मैं एडिशनल डीजी रेलवे था और एटीएस पूरा उस टाइम मालेगांव इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था, मालेगांव ब्लास्ट, और मेरे पास एडिशनल चार्ज था, तो वो उसका जो इंट्रोगेशन, डिटेल इंट्रोगेशन जो है वो एटीएस ने या मैंने नहीं किया था। मैं तो चूंकि एडिशनल डीजी रेलवे था और रेलवे में वो फायरिंग करके गया था, इस कैपेसिटी में मैंने जाकर के, चूंकि वो ऑलरेडी पुलिस क्राइम ब्रांच की पुलिस कस्टडी में था, मैं जाकर के तब जाकर के उसको मिला था। तब तक तो उसने पूरे सारे का सारा ये जो मैंने आपको बताया सब कुछ बता ही चुका था, किस तरह से उसने वो वहाँ पर समुद्र में उस तरह जो छोटी सी बोट थी उस फिशरमैन को मारा, किस तरह उनका वो लेकर के आए, वो सारा। तो वो उसका जो वो है उस टाइम तक तो उसका थोड़ा सा, और चूंकि उसको खुद इंजर्ड था, पहले फिर हॉस्पिटल में रहा, पहले तो कुछ दिन उसको बात करते हुए भी थोड़ा सा शुरू में संभल कर बात करनी पड़ती थी। सर मैं खाली पूरे महाराष्ट्र की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से आपको थैंक यू बोल सकता हूँ, एंड मेरे तरफ से स्पेसिफिकली थैंक यू, आप मेरे शो में आए एंड आपने इतने डिटेल में बात किया। एंड ऑफ कोर्स 35 इयर्स का सर्विस जो होता है 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में कवर नहीं हो सकता। हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके बातचीत किया, बट अगर आप और डिटेल्स में सर का कहानी जानना चाहते हो, सर के बारे में और पढ़ना चाहते हो, ट्रबल शूटर जो बुक है, रिनाउंड ऑथर एंड जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित जी ने जो लिखा है, आप वो बुक ज़रूर खरीदें। उसका लिंक भी मैं मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वो बुक परचेज भी कर सकते हो ऑनलाइन डायरेक्टली। बट पूरा का पूरा जो 35 इयर्स का जो जर्नी है वो आप पूरा उस बुक में अनकवर कर पाओगे। एंड आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऐसे ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशंस विद रियल लाइफ हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री मैं लेते रहूँगा। एंड ऑल आई कैन सी इज थैंक यू सो मच रघुवंशी सर। मैं आप जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने कहा कि आपकी तरफ से देशवासी, मैंने कोई बहुत ग्रेट काम नहीं किया, मैं आपको बताऊँ, ये मेरा ड्यूटी का पार्ट था, और जो भी किया है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटी ही था, ऐसा कोई महान काम मेरे बट हमारे तरफ से ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये चांस की बात है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप इसको पब्लिक तक पहुँचाना चाहते हैं, इसके लिए थैंक यू सर। ये इट्स माय हार्टफुल ग्रेटिट्यूड एज वेल, बट वो दैट इज़ योर ह्यूमिलिटी सर। आपके लिए वो ड्यूटी है, बट उसका जो आई वुड से मल्टीप्लाइड रियलाइजेशन है, जिसका इफेक्ट हमारे पूरे देश ने महसूस किया है, सो दैट गोज विदाउट सेइंग। सो वो ग्रेटिट्यूड हमेशा रहेगा। तो मैं तो खाली एक माध्यम हूँ सर, जितने भी लोग देखेंगे ये वीडियो वो भी आपको थैंक यू बोलना ही चाहेंगे, तो उसी रीज़न से मैं बोल रहा हूँ सर। एंड प्लीज़ डू वॉच एंड प्लीज़ डू रीड दिस बुक ट्रबल शूटर। आप लोगों के लिए मैं एक कॉपी भी अटैच करने वाला हूँ, यहाँ पे इसका फोटो लगाने वाला हूँ वीडियो पे, एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन गेट द लिंक। प्लीज़ डू रीड द बुक। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेरी वेरी engaging episodes coming again very soon. Thank you.